जब आपकी राजनीति खड़ी नहीं होगी तो आपकी बातें आगे कौन बढ़ाएगा? आप मुझे बताओ, अगर 10 एमपी होते हमारे इस पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट का काम रुकवा दिया होता इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण, तो क्या परिणाम होता देश पर? कुछ लोगों के दिमाग में यह भूसा भरा कि हम ऐसे पदों पर पहुंचे कि हम जो चाहे करें, हमें कौन पूछने वाला है? हम जो चाहे कुछ करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं। यही मुसीबत है बाबा साहब और संविधान की इनके लिए। और इसीलिए ये बाबा साहब की, तो बाबा साहब को भी और संविधान को भी, दोनों को तोड़ मरोड़ने में लगे हैं। हमें सिर्फ दिखता नहीं कि कौन तोड़ मरोड़ रहा है, कौन डायरेक्टली और कौन इनडायरेक्टली। हाल ही में 2024 के चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के नतीजे आप सभी लोगों के सामने हैं। उस नतीजों को लेकर मीडिया में अलग अलग तरह का विश्लेषण भी आया। और कई लोगों ने ये साफ कहा कि चलो लोकसभा चुनाव में अच्छा हुआ, बेलगाम पंतप्रधान मोदी और भाजपा को शिकस्त मिली। कई लोगों ने यह कहा, लेकिन फिर भी 4 जून को उनकी सरकार बनी तो शिकस्त तो नहीं मिली, क्योंकि उनकी सरकार बनी। ताकत थोड़ी कम हुई, फिर भी उनकी सरकार बनी। वोट बैंक उनका जरूर गिरा, फिर भी उनकी सरकार बनी। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि जो देश भर एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि देश के पूरे दलितों ने, आदिवासियों ने, ओबीसी ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। फिर सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ अगर वोट दिया तो सरकार कैसे बनी? अगर सभी ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया तो बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। लेकिन उनकी सरकार बनी है तो सच है। इसका और एक नतीजा सामने आया कि तुम कितने भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान एक हो जाओ, सरकार बीजेपी की बनकर रहेगी। अब इसका बीजेपी को भी अंदाजा आया और गैर बीजेपी राजनीतिक दलों को भी आया। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि बीजेपी की सरकार बनी, वो नंबर 1 पे रही। अपोजिशन की ताकत बढ़ी, वो नंबर 2 पे आया। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे दलितों की, आदिवासी की, मुस्लिमों की और ओबीसी की राजनीति कहाँ है? ये मामला नंबर 3 पे है। दलितों की अपनी राजनीति कहाँ है? आदिवासी की अपनी राजनीति कहाँ है?
मुस्लिमों की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है, वो कहा है, और ओबीसी सारे पार्टी में है, इस कारण उनकी अपनी राजनीति वो कभी ताकतवर रूप से नहीं आ रही है। परिणाम यह हुआ कि हम सारे लोगों ने एंटी बीजेपी वोट किया, अपनी राजनीति खत्म की और दूसरों के राजनीति को मजबूत बनाया। एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स को मजबूत किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, इसके लिए कुछ पत्रकार लोग, इसके लिए कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, इन्होंने इंडिया आघाड़ी की बड़ी वकालत की। वो लोग आज कहां हैं? वो लोग आज कहां हैं? जिन्होंने इंडिया आघाड़ी की वकालत की, जो पार्टी के लोग हैं, वो तो अपनी पार्टी की वकालत करेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार, कुछ लाभार्थी लोग जब वो इंडिया आघाड़ी की वकालत कर रहे थे, तो वो आज लोग कहां है? और मैं ये कह रहा हूं कि आज वो लोग कहां हैं? यह सवाल इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि 1 अगस्त को जब यह फैसला आया, तब से इन लोगों की इसके बारे में एक भी रिएक्शन नहीं है। चाहे नागपुर के पढ़े लिखे नालायक हो, अब नालायक शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लायक को लायक कहना चाहिए, नालायक को नालायक कहना चाहिए। जब से यह फैसला आया, सारे लोगों ने चुप्पी पकड़ ली, कोई घर से बाहर नहीं, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं। तो वोट के लिए भीख मांगने के लिए दरवाजे पे बार बार आते हो, तुम्हारे बहकावे में गरीब वोटर आ जाता है, वोट दे देता है, उसके वोट की आप लुटाई करते हो, उसके बाद में क्या? राहुल गांधी चुप है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वो भी वही चाहते हैं। असली वर्गीकरण की जननी कांग्रेस पार्टी है, असली मां है वो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही पहली बार 1975 में जैल सिंह जब मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तब यह वर्गीकरण किया था। ये कौन से मुंह से बोलेंगे? बाद में इन्होंने ही हरियाणा में किया था। और आप जब देश भर पूरा दलित, आदिवासी, खास करके कर्मचारी, पढ़ा लिखा तबका आक्रोशित है, अस्वस्थ है, पार्लियामेंट का सेशन चालू है, तो भी सारे इंडिया ब्लॉक के लोग चुप रहे। कांग्रेस पार्टी बड़ी है ना, चुप। समाजवादी पार्टी 2 नंबर पे है, कोई आवाज नहीं। तो जो एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का है कि बाबा साहब के संघर्ष के कारण, आरक्षण नीति के कारण
अगर दलित आदिवासी सारे इकट्ठे होते हैं तो उनको नहीं होना देना चाहिए, बल्कि दोबारा उनको टुकड़ों में बांटना चाहिए। ये एजेंडे के साथ एक तरफ भाजपा आरएसएस है, लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य से कांग्रेस भी है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी है। समाजवादी पार्टी ने 6-7 साल पहले लोकसभा के अंदर पदोन्नति का बिल, आरक्षण का बिल एसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फाड़ा था। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो बिल के पार्लियामेंट के अंदर टुकड़े टुकड़े किए थे। नाम लेते हैं राम मनोहर लोहिया का, जिन्होंने नारा दिया था पिछड़ा पावे 100 में 60, जो बड़े आरक्षण के हिमायती रहे। लेकिन वो भी लोग वर्गीकरण का समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? कांग्रेस पार्टी भी वर्गीकरण का समर्थन करती है। क्यों करती है? वोट बैंक के पॉलिटिक्स के खातिर। उनको वोट बैंक से खेलना है। महाराष्ट्र में अगर 59 शेड्यूल कास्ट की जातियां है तो बौद्ध तो संविधान के नाम पे आएगा, बाकी लोगों का क्या? तो बाकी लोगों को हम बांटकर आरक्षण देकर कहेंगे तुम्हारे लिए हमने अलग व्यवस्था की है, तुम भी हमारे साथ चलो। उत्तर प्रदेश में चमार और जाटव छोड़ दे तो बाकी दलित जातियां, जिसमें खाटिक है, वाल्मीकि है, बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनकी कई सालों से डिमांड है कि वर्गीकरण होना चाहिए, एससी के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, आदिवासी के टुकड़े टुकड़े होना चाहिए। एजेंडा बीजेपी का भी है और समर्थन कांग्रेस का भी है। जिन्होंने अभी इंडिया आघाड़ी के चुनाव के लिए वोट देने की दलील की, अपील की, उनका खुलकर विरोध होगा। खुलकर विरोध ये इसलिए होगा तो जिन्होंने वोट दिया है वो तो पूछेगा कि हमने आपको वोट दिया और जब ये नीति हमारे खिलाफ जा रही है, अंबेडकर के आंदोलन के खिलाफ जा रही है, तो आप लोगों का रवैया कौन सा है? आप लोग किसके पक्ष में हो? इनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। तेलंगाना तो कांग्रेस का सीएम है, उसने तो खुलकर कहा कि हम स्वागत करते हैं, वर्गीकरण हो जाए, शेड्यूल कास्ट के टुकड़े टुकड़े बने। टुकड़े टुकड़े बनेगी तो क्या दुश्मनी नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बनेंगे, एक अच्छा समाज बनने के लिए बाधा नहीं बनेंगे? क्या यह रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण खुला नहीं है? खुला है। बीजेपी भी चाहती है, कांग्रेस वाले भी चाहते हैं, और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस वाले इस जजमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं। एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता खुलकर नहीं बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में अपना एक जज है जो अपना विदर्भ का है, रासू गवई का लड़का है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला ही नहीं था कि आर्थिक आधार पर फिर एससी के एसटी के 2 टुकड़े करने हैं या नहीं करने हैं। उन्होंने अपना दिमाग लगाया बेवजह। उनको 3 बाकी जजों ने साथ दिया। खैर वो निर्णय नहीं है, वो सुझाव है, वो कोई फैसला नहीं है, वो सुझाव है। लेकिन जब सुझाव दिया
तो सुझाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी चुप है। वैसे ओबीसी को भी क्रिमिनल लगाया, तब ओबीसी वाले चुप रहे, उसकी कीमत अब देते हैं वो लोग। ओबीसी वाले समझे चुप रहो, दे रहे कीमत। ओबीसी वाले उस समय चुप रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बाबा साहब को मानने वाले देश भर जो लोग हैं, भले उनकी कोई पार्टी तगड़ी नहीं होगी, भले उनका कोई नेता तगड़ा नहीं होगा, भले उनका कोई चुना हुआ सांसद नहीं होगा, फिर भी वो लोग इसका डटकर विरोध करेंगे। ये 21 तारीख को पता चल जाएगा। क्योंकि अंबेडकरी आंदोलन के कारण जागरूक लोग हैं, ना डरने वाले हैं। क्या जाएगा, इस भूमिका तक पहुंचने वाले हैं। मोदी बीजेपी अच्छी तरह से जानते हैं। इस बारे में भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक भी कमेंट नहीं आई कि नहीं भाई हम क्रिमिनल का विरोध करते, कोई आवाज नहीं। मोदी चतुर है, बीजेपी होशियार लोगों की पार्टी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल अपने ही पार्टी का, मतलब बीजेपी के ही दलित आदिवासी के 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पंत प्रधान मोदी को मिलाया और डिमांड की कि क्रिमिनल नहीं लगना चाहिए। अब क्रेडिट कौन लेगा, कौन लेगा? चित भी मेरी। इतनी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इतनी तो अकल होनी चाहिए कि कम से कम हम डेलीगेशन तो लेके जाए। माने नहीं माने वो अलग, क्योंकि इनका समर्थन है इसको। नरसिंह राव पंतप्रधान थे, मंडल कमीशन लागू करने का पहला सरकारी आदेश वीपी सिंह ने निकाला। और जब वीपी सिंह ने जो आदेश निकाला उसमें जातीय पिछड़ेपन के आधार पर जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी, उस पिछड़ेपन के आधार पर 27% आरक्षण की सिफारिश थी। वो लागू करने के लिए वीपी सिंह का सरकार का आदेश निकला। कैसा निकला, क्या निकला, वो एक अलग बात है। जब वीपी सिंह की सरकार चला गई और नरसिंह राव सत्ता में आए कांग्रेस वाले, तब वीपी सिंह के आदेश को नरसिंह राव सरकार ने बदला और बदलकर उसमें क्या किया, बदलकर उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उसके आधार पर सवर्ण जाति के 10% से ऊपर वाले लोगों को 10% आरक्षण देने की सिफारिश कांग्रेस पार्टी की, नरसिंह राव प्रधानमंत्री, इनके सरकार ने पहली बार की। तो क्रिमिनल लाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। दे दो वोट, होलसेल में दे दो। आर्थिक आधार पर आरक्षण की पहल कांग्रेस पार्टी ने की, नरसिंह राव सरकार ने की। उसी का परिणाम मंडल जजमेंट में, मंडल निकाल पत्र में सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी के 2 टुकड़े किए और उनको आर्थिक आधार लगाया, क्रिमिनल लगाया, भुगतना पड़ा, चुप रहना पड़ा।
बाद में इसी मोदी सरकार के समय में ईडब्ल्यूएस आया और ईडब्ल्यूएस पार्लियामेंट में बहुमत से पास हुआ, आर्थिक आधार पर आरक्षण। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? आप कहेंगे बीजेपी, समर्थन देने वाले दूसरे दल, कांग्रेस पार्टी, बाकी लोगों के मेंबर क्या जिम्मेदार नहीं? उन्होंने खुलकर समर्थन दिया कि नहीं, हम ईडब्ल्यूएस का समर्थन करते हैं। अब ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण है, तो भारतीय संविधान बचाने वाले, चिल्लाने वाले अब यहां देखना चाहिए। संवैधानिक आरक्षण का आधार पिछड़ापन है, जातीय पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। तो वो सामाजिक, शैक्षणिक, जातीय पिछड़ापन दूर रख के आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण लागू करने वाले क्या संविधान के खिलाफ गद्दारी करने वाले औलाद नहीं? मेरा सीधा सवाल है, क्या वो संविधान की धज्जियां ना उड़ा रहे? और धज्जियां उड़ाने वाले के पीछे संविधान बचाओ के नाम, लोकतंत्र बचाओ के नाम, आरक्षण बचाओ के नाम, बड़ी मेहनत से बाबा साहब ने दिया हुए वोट के अधिकार को हम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ये हमारी है मैच्योरिटी, ये है हमारा पॉलिटिकल विजडम। कहते हैं ना, जो कौम अपने आप को लुटाने पे तुली है उसको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आओ और हमें लूटो। इस तरह की नीति अपनाने वाले लोग, किसको क्या, इसको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना है, इसको राज्यसभा में जाना है, इसको चपरासी बनना है। अरे इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने समाज के लोगों के वोटों को बिखवाना, ये क्या है? ये कौन सा तरीका है? जिस बाबा साहब की संविधान बनाते वक्त ये सोच थी कि कम से कम आरक्षण के कारण तो सारे एससी इकट्ठे हो जाएंगे, कम से कम आरक्षण के कारण सारे पिछड़े इकट्ठे हो जाएंगे, आदिवासी इकट्ठे हो जाएंगे। ये उन्होंने 1954 में राज्यसभा के एक भाषण में कहा कि शेड्यूल कास्ट की देश में लगभग आज के हालात में 1108 जातियां हैं आज जो लिस्ट में है। एससी की खाली, एसटी की नहीं, ओबीसी की नहीं, वो पकड़ के बहुत ज्यादा है। आज देश में जो राष्ट्रपति सूची बनाता है राज्यों की, उस पूरी राज्यों के सूची में मिला के कुल मिला के 1108 जातियां। बाबा साहब चाहते थे यार आरक्षण के लिए तो इकट्ठे हो जाएंगे, जाति तोड़ने का यह भी एक माध्यम है, जाति की दरिया डिस्टेंस मिटाने का यह भी एक माध्यम है, कास्ट टू क्लास जाने का यह भी एक माध्यम है। बाबा साहब ने एक लिस्ट में सबको लिखा, शेड्यूल कास्ट के बारे में भी वही किया, शेड्यूल ट्राइब के बारे में वही किया, ओबीसी के बारे में भी वही उनकी सोच थी। अब सरकारें कह रही है नहीं इनको इकट्ठा मत रखो, तो ये क्या बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? क्या बाबा साहब के सोच के खिलाफ ये राजनीतिक दलों की नालायकी नहीं है? बदकिस्मत है कि तुम लोग होशियार नहीं हो, तुम लोग चालाक नहीं हो। चालाक वो है।
इसी बाबा साहब ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट की एक ही लिस्ट होगी, राज्यों को कोई अधिकार नहीं होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिनको इस देश के सामाजिक परिस्थिति का पूरा कभी भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम कानून वाले लोग कहते हैं कि बहुत सारे जजेस ये आइवरी टावर पे बैठते हैं, जमीन में कुछ चलता है किसी को पता नहीं होता। ये आइवरी टावर के लोग हैं, आइवरी टावर पे बैठे हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस लेते वक्त इनको वर्गवारी की जरूरत नहीं है। जाति के आधार पर उसमें बांटने की जरूरत नहीं है। ओपन कोटा जो 50% है, ओपन कोटा जो 50% है, वो कौन से एक जिनसी लोग हैं, कौन से होमोजीनियस लोग हैं, उनमें भी वर्ग है ना, तो उसको वर्ग क्यों नहीं मानते, उसको वर्ग क्यों नहीं मनाते? आप बिहार में चले जाएं, बिहार में आईएएस की नौकरियां अकेले एक ब्राह्मण की कम्युनिटी है जो राजेंद्र प्रसाद की है, उनको ही आईएएस आईपीएस होती है, तो बाकी लोगों के लिए करो ना वर्गीकरण। फिर केरल में अगर आप चले जाए तो आईएएस आईपीएस आईएफएस जो टॉप नौकरियां हैं वो मेजॉरिटी नायर समुदाय के पास है, नायर समाज के पास है, तो बाकी के लिए करो ना वर्गीकरण। वो वहां नहीं करेंगे, वहां तो खुला छोड़ देंगे। लेकिन एससी के जितने टुकड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से हमने जात नाम की गंदी चीज को बनाया, और तुम्हारे महापुरुष फुले शाह अंबेडकर इन्होंने मिटाने की कोशिश की। हम नए तरीके से जाति को पैदा कर रहे हैं, हमारा शातिर दिमाग नए तरह की जाति को पैदा कर रहा है। एक तरफ बाबा साहब के जाति मिटाने वाले आंदोलन की रात दिन बात करेंगे, सालों साल बात करेंगे, चुनाव के 4 साल बात करेंगे, और चुनावी साल में जाति को मजबूत करने वाले गधे घोड़े के पीछे हम लगेंगे। तो ये बहुत घटियापन है ना, और ये घटियापन का परिणाम अलग अलग संस्था में दिखता है। जुडिशरी उसका हिस्सा है, न्यायपालिका उसी का हिस्सा है, क्योंकि न्यायपालिका में जाने वाले लोग भी कोई आकाश से थोड़े गिरते हैं, वो भी यही समाज में पलते हैं। इसलिए कोई जज कहता है कि जाति व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब मुझे बताओ, जो आदमी कहता है कि जाति बहुत अच्छी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बन के रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एक जज तो अपने जजमेंट में लिखता है वर्ण व्यवस्था अच्छी थी। मुझे लगता है इसके आगे अपने आंदोलन की दिशा है ना बदलनी पड़ेगी। ऐसे जजों के ऊपर भी हमने कानून के दायरे में रहकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि तुम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, इसलिए वर्ण व्यवस्था को भी सही ठहराएंगे, जाति व्यवस्था को भी सही ठहराएंगे। तो ये हमारे सारे महापुरुषों के आंदोलन का पूरा अपमान है। सत्यानाश है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी कहने वाला काम हमें भविष्य में करना पड़ेगा। मतलब जिन्होंने जिंदगी लगाई, और तुम चंद लोग कैसे बनते हो सबको पता है। जिसका बाप है उसका बेटा, जिसका बाप बड़ा नेता उसका बेटा, 150 परिवार से जजेस आते हैं, सिर्फ 150 परिवार में। और मुझे तो अचंभा लगता है, गवई जैसा आदमी भी कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए।
अब आर्थिक आधार पे क्राइटेरिया अगर लगता तो क्या ये गवई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता? कमाल है यार। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिजर्वेशन है वहां, एक जाति का कोटा और एक रीजन का कोटा। वहां ऐसा रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए इतनी जगह, शेड्यूल ऐसा नहीं है। लेकिन महिला 1 या 2 होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट 1 या 2 होना चाहिए, ये अलिखित अभी तक की कस्टम है। और इसको लेकर 1958 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये इसकी डिटेल चर्चा हुई और इसमें यह लिखा गया कि भारत में जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, फिर भी जाति और रीजन विभाग उसके आधार पर जजेस को लिया जाता है। इसलिए उत्तर पूर्व का 1 तो जज होता है, शेड्यूल कास्ट का 1-2 होता है, ओबीसी के 1-2 होते हैं, बेचारे आदिवासी का अभी तक 1 भी नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ। और गवई का इनका एक भाषण मैंने सुना है, उन्होंने खुद कहा है कि अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं भी जज नहीं बनता। मैं कहता हूं यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक महिला है, न्यायमूर्ति त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी। उनको जितना इस जजमेंट में पढ़कर समझदार आदमी समझेगा कि उनको जितना समझ है, समाज की समझ है, क्रिमिलेयर की समझ है, वर्गीकरण की समझ है, उतनी समझ बाकी 6 जजेस को नहीं है। जुडिशरी के खिलाफ बोलने में लोग डरते हैं ना, आप लोग डरते हो ना, कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट होता है। अभी हम भी कानून वाले हैं, हमको मालूम है ना कौन सा कंटेम्प्ट होता है और कौन सा नहीं होता है, हमको पता है, इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और हुआ तो क्या होगा, नंबूदिरीपाद नाम का चीफ मिनिस्टर था केरला का, और वो चीफ मिनिस्टर रह के उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी केरला में, और उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजेस ये ऊंची जाति से आते हैं और इसलिए वो दलित निचली जाति के खिलाफ होते हैं। हालांकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, गुनाह हुआ था, कंटेम्प्ट हुआ था, 1 रुपये फाइन लगा। कितना? 1 रुपये। उसने दे दिया 1 रुपये फाइन। तो ये डर वीर मत दिखाइए, और ये इशू भी बनना चाहिए। अगर ये इशू बनेगा ना तो सारे जजेस भी लोग संभल कर फैसले देंगे। अभी तक ये समझ क्या रहे, हम जो भी फैसला देंगे वो अंतिम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है नहीं, तो हम जो देंगे फैसला वो अंतिम। लेकिन पब्लिक डोमेन तो ओपन है ना, जनता तो ओपन है ना, और जनता तय करती है कि सरकार में कौन बैठता है। जब जनता सरकार में कौन बैठता है ये तय करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्या ये तय नहीं कर पाएगी? कुछ लोगों के दिमाग में यह भूसा भरा कि हम ऐसे पदों पर पहुंचे कि हम जो चाहे करें, हमें कौन पूछने वाला है, हम जो चाहे कुछ करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं। यही मुसीबत है बाबा साहब और संविधान की इनके लिए, और इसीलिए ये बाबा साहब की तो बाबा साहब को भी और संविधान को भी दोनों को तोड़ मरोड़ने में लगे हैं। हमें सिर्फ दिखता नहीं कि कौन तोड़ मरोड़ रहा है, कौन डायरेक्टली और कौन इनडायरेक्टली, यही फर्क है। ये जिनको नहीं दिखता
क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लोगों की समझ नहीं है उस लेवल की, ऊंचाई नहीं उस लेवल की, प्रगल्भता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। और इस कारण हम किसी अहरे गहरे के पीछे बह जाते हैं। सवाल यह है कि ओबीसी देश में इतनी बड़ी भारी तादाद में है। मोदी का एक जूनियर मिनिस्टर नित्यानंद राय एक दिन लोकसभा में आया और उसने कहा कि ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। यह पिछली लोकसभा की बात है। तब उस लोकसभा में ओबीसी कम्युनिटी के 137 एमपी थे, सारे पार्टी से अलग अलग। एक ने भी विरोध नहीं किया, चुप रहे। खुद मोदी कभी कभी अपने को कहता है मैं भी ओबीसी हूं, कभी कभी कहता है ना मैं भी ओबीसी हूं। जो खुद पंतप्रधान कहता है मैं ओबीसी हूं, वो कहता है कि ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। उसकी सरकार कहती है, उसका मंत्री कहता है। और सुनने वाले सारे ओबीसी के सांसद जो बिल्कुल अपने गांव में, इलाके में, पार्लियामेंट्री क्षेत्र में धाकड़ लोग हैं, मजबूत लोग हैं। ऐसा नहीं कि ओबीसी कमजोर है, लेकिन पार्लियामेंट में बिल्कुल कमजोर है, अपने पार्टी का गुलाम है, चुप रहता है। चुप रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट को वर्गीकरण करने के लिए अब इनकी जनगणना करो। अब करो। अब महाराष्ट्र में 59 जातियां है शेड्यूल कास्ट की, 59। एक आखिरी जाति है महाराष्ट्र में एससी लिस्ट में जिसका नाम है तुरी। तुरी जाति का आदमी कभी आपको मिला कोई? आपको खाली 4 जातियां पता है, एक महार है, चमार है, मातंग है, ढोर है, बस। इसके आगे किसी को कुछ पता नहीं। अब 59 जातियां है, गिनो हर जाति की कितनी लोक संख्या है और करो वर्गीकरण। ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, लेकिन वो एससी एसटी की होगी। पहले भी होती थी, लेकिन वो जाति निहाय नहीं होती थी, टोटल एससी होती थी। एससी कॉलम में आ गया तो एससी लिस्ट में चला गया। अब एससी में आपको जाति लिखनी पड़ेगी। अब जाति टिकाने का काम कौन कर रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? हाँ, वो तो संविधान को जानते हैं ना, संविधान को जानते हैं। 1-2 जजमेंट में कई जजों ने लिखा है कि जाति व्यवस्था इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है। ये नहीं, ये 7वें वाले नहीं है, दूसरा जज है वो। उसने लिखा है कि जब तक ये जातिवाद, जाति व्यवस्था ये खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक देश सही मायने में देश करके खड़ा नहीं होगा। ये भी लिखने वाले जज है, आदर करते हैं उनका। और ये क्या कहते हैं? करो जाति के बंटवारे करो। और किसके लिए? आरक्षण देने के लिए। आरक्षण किसके लिए? नौकरी के लिए। नौकरियां कहां है? नौकरियां कहां है? एक तो सरकार का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, कंट्राटीकरण। नौकरी है कहां? शिक्षा में सरकारी स्कूल बंद होने लगे, प्राइवेटाइजेशन का दौर आया, आरक्षण कहां है? और मुझे बहुत अचंभा लगता है गवई जैसे जज का। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में आईएएस आईपीएस लोग हैं,
तो अभी उन्होंने नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अब आईएएस आईपीएस इन लोगों के बच्चे क्या चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, सही बताओ, चपरासी के लिए अप्लाई करेंगे? क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे? ये करेंगे तो फिर आईएएस आईपीएस के लिए अप्लाई करेंगे। और जो गरीब साधारण आदमी है वो कहां अप्लाई करेगा? वो तो चपरासी के लिए अप्लाई करेगा, वो तो क्लर्क के लिए अप्लाई करेगा, वो तो बैंक नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। वो आईएएस आईपीएस के चक्कर में बहुत कम। तो एससी एसटी की कोटे की आईएएस आईपीएस जैसी नौकरियां ये ओपन कैटेगरी के लोग खाकर जाएंगे, ये दूसरा षड्यंत्र है। ये खाएंगे वर्गीकरण के नाम पे जो अत्यंत पिछड़ी जाती है। अब जिसमें शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा नहीं है तो आरक्षण का क्या फायदा? पढ़ा लिखा है उसको ही आरक्षण का फायदा है, जो अनपढ़ गंवार है उसके लिए आरक्षण का फायदा क्या है? क्या अनपढ़ गंवार है इसलिए उसको नौकरी दी जाती है? गवई कहते कि पढ़े लिखे लोग हैं हमारे में, उन्होंने अपने बच्चों को आरक्षण नहीं लेना चाहिए। अब मैं खुद 40-45 साल से सोशल लाइफ में हूं। कहीं अपने पढ़े लिखे ऊंची पोस्ट वाले लोगों के बच्चे आरक्षण नहीं लेते, ये भी सच्चाई है क्या नहीं? ये पूर्व विदर्भ देखो, खास करके भंडारा, बहुत से बच्चे विदेश में हैं। क्या वो आरक्षण के कारण गए क्या विदेश में? उधर क्या रिजर्वेशन है? तो गवई ये बातें अपने जजमेंट में क्यों नहीं लिखते? उनको ये दिखता है कि कुछ ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं लेते वो क्यों नहीं दिखता? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को आरक्षण का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फायदा कहां ले लेंगे? एक विदेश में पढ़ा, दूसरा इधर प्राइवेट में पढ़ा, कैसे फायदा लेंगे? कितने लोग चाहिए आपको? बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन यह सच्चाई को छिपाना और दूसरी सच्चाई को सामने लाना, ये जज का दिमाग नहीं है। जज, न्यायाधीश मतलब बहुत सोच समझकर फैसले देने वाला व्यक्ति होता है, बैलेंस होता है। अब इस तरह से जब फैसले आएंगे, होगा क्या? होगा ये कि नया नैरेटिव अब बिल्डअप किया जाएगा कि जो देश में चल रहा है आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो। तो संविधान कहता है कि सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर उसको खत्म करो और आर्थिक आधार पर दे दो। तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं? क्या इसको संविधान को बदलना ये नहीं कहते? बहुत से लोगों को सच को कहने की ताकत नहीं है, सच को लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं है, और इसी के कारण कोई निजी स्वार्थ है, कोई डर है, कोई लाभ की अपेक्षा है। ऐसे लोग सच बोलने से हमेशा कतराते हैं, हमेशा कतराते हैं, चाहे वो सामाजिक लाइफ में हो या पॉलिटिकल लाइफ में। वो हमेशा अपने स्वार्थ की बात को आगे रखेंगे और फिर अपनी जुबान चलाएंगे। नतीजा देखने को मिला। अभी देखो, कल मैं संविधान चौक से गुजरा था। अब कर्मचारी लोग वहां धरना देकर बैठे हैं। उनको क्या किसी ने बताया क्या? तुरंत बैठ गए।
ये एक महाराष्ट्र की हालत नहीं है, अनेक स्टेटों की हालत है। परसों मैंने ऑनलाइन मीटिंग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों के साथ की, वो भी लोग परेशान हैं हर जगह। आपको याद होगा 2018 में एट्रोसिटी कानून में बदलाव लाया था एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण। वो भी जजमेंट ही था सुप्रीम कोर्ट का। क्या उसमें बदलाव लाया था? 2 बदलाव थे। एक कि SC/ST एट्रोसिटी कानून के अंदर कोई भी केस बिना इन्वेस्टिगेशन दर्ज नहीं की जाएगी। मतलब पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर तय होगा कि केस लिखना या नहीं। और दूसरा, सरकारी अधिकारी के ऊपर बिना उसके ऊपर वाले लोग इनकी परमिशन लिए बगैर केस नहीं बनेगी। यही सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से यह फैसला आया था। और फिर 2018 में भारत बंद हुआ। उत्तर भारत में ज्यादा हुआ, महाराष्ट्र में उतना नहीं था, दक्षिण भारत में नहीं था, लेकिन उत्तरी भारत में वो आंदोलन इतना जोर से चला कि मोदी को वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो बदलाव लाए थे उसको बदलना पड़ा। ये भी लोगों की ताकत होती है, कोई MP MLA की जरूरत नहीं। बिना MP MLA प्रेशर बनना पड़ता है। मुझे लगता है इस जजमेंट के कारण अब आप लोगों को एक बेहतरीन मौका मिला है प्रेशर बिल्डअप करने का। इसका मतलब यह नहीं कि हम पिछड़ी जातियों का विरोध करें, यह तो गलत ही है। आप पिछड़ी जाति का विरोध करें, यही तो भाजपा और संघ परिवार चाहता है, ताकि आप में आपस में दूरी बढ़े। यही चाहते हैं वो लोग, बीजेपी यही चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठे ना आ जाए, दूरी बढ़े। और इसलिए OBC के और 4 टुकड़े बनाने के लिए मोदी सरकार ने रोहिणी कमीशन आयोग बिठाया। उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो कभी भी लागू कर सकते हैं। अब OBC के 2 टुकड़े हैं, एक फॉरवर्ड OBC, एक बैकवर्ड OBC, और इसके बाद OBC के फिर 4 टुकड़े होंगे। कुल मिला के OBC के 6 टुकड़े हो जाएंगे। तो जो OBC कहता है ना हम 52% है, 52% है, 52% है, तो 6 टुकड़े तुम्हारे। और ये 6 टुकड़ों में अगर आज इन्होंने SC/ST के लिए वर्गीकरण लाया तो कल OBC के लिए नहीं लाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? उसमें भी वो वर्गीकरण लाएंगे। और जिस तरह SC/ST को तोड़ा है वैसे OBC की भी कमर तोड़ देंगे। तो आप इकट्ठे रहने लायक नहीं रहोगे, आपका कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा। ये हम देखेंगे। ये है शातिर दिमाग, ये है षड्यंत्र। आदिवासी बेचारा वैसा भी जंगल में सोता रहता है। कल था 9 अगस्त, 9 अगस्त सब अपने डांस बीच नाचते रहते, जबकि भारत सरकार की भूमिका है कि इस देश में कोई आदिवासी नहीं है। भारत सरकार की कांग्रेस के जमाने से लेकर आज तक सरकार किसी की भी होने दो। इसलिए सरकार के ऊपर जाकर सच्चाई को पहचानो। सच्चाई यह है कि सरकार कोई भी आए वो देश के आदिवासी को आदिवासी नहीं मानते। इसलिए द्रौपदी राष्ट्रपति है ना, कल उसने शुभेच्छा दी क्या? नहीं दी। पिछले साल भी नहीं दी, पिछले साल भी नहीं दी। वो है आदिवासी,
लेकिन जो राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ आदिवासी सरकार की भूमिका लेकर चलता है, और सरकार की भूमिका है इस देश में कोई आदिवासी नहीं है। क्योंकि अगर आदिवासी कोई है ऐसा माना तो कोई तो बाहर से आया, यह भी मानना पड़ता है, और इसको हमें नकारना है। कांग्रेस पार्टी इसी की है। आपको कांग्रेस पार्टी की भूमिका यहां भी जाननी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी अभी है इसलिए हम बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन इसके पहले पावर में तो कांग्रेस थी ना। और जब भी जाति अन्याय, जाति एट्रोसिटी का मामला देश में पहुंचा तो दुनिया के हर मंच पर भारत सरकार ने, कांग्रेस के जमाने में भी ये कहा कि जाति हमारी इंटरनल मैटर है, उसमें दुनिया के देशों ने हस्तक्षेप नहीं करना है। भारत जाएगा बांग्लादेश में, ये चलेगा, हाँ? ये चलेगा तुमको। और तुम्हारे यहां करोड़ों लोग जाति के कारण सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेंगे। उसके बारे में अगर यूनाइटेड नेशंस कोई कहता है तो आप कहेंगे दुनिया की किसी भी संस्था को हमारे इंटरनल मामले में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है। ये कौन सा तरीका है फिर? तो तुम्हें कौन सा अधिकार था बंगाल में जाके करने का 1971 में? तुम्हें कौन सा अधिकार था दूसरे देशों में जाके काम करने का? फिर अगर तुम दूसरे देशों को कह सकते हो कि हमारे अंदरूनी मामले में आप हाथ मत डाले, तो तुमको भी वो लागू है, तुम भी उनके अंदरूनी मामले में हाथ नहीं डाल सकते ना। तो जाति को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी का रवैया एक, आदिवासी को लेकर कांग्रेस हो बीजेपी हो, रवैया एक। फिर भी हमें कभी कभी कांग्रेस पार्टी हमारी अम्मा पार्टी लगती है, अम्मा पार्टी। और मुसलमान की तो बात ही बहुत निकालो, वो इतना पीड़ित है, इतना पीड़ित है, इतना ठुक चुका है, तो जो भी उसके लिए मुक्ति के थोड़ा बहुत दरवाजा दिखाएगा वो बेचारा भाग जाता है। क्या करेगा? मजबूर आदमी, मजबूर समाज। उसका भी अपना नेता नहीं, उसका भी अपना देश पे कोई उतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, चला जाता है घिसट कर दूसरे के पीछे। अब वक्फ बोर्ड का फैसला आया, नया कानून आया वक्फ बोर्ड का। कितने कांग्रेस वालों ने विरोध किया पार्लियामेंट के अंदर। मुसलमानों की इस देश में लगभग 10 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, 10 लाख एकड़। अब वो बीजेपी मोदी सरकार अलग तरीके से कब्जा करना चाहती है। कितने समर्थन में कांग्रेस के लोग उतरे, दिया ना वोट। अब पूछो कि नया कानून मोदी ने लाया है, आप लोग क्या करने वाले हो? एक की भी हिम्मत नहीं। कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अगर छोड़ दे तो यह औकात और हिम्मत किसी के पास नहीं। और इसलिए इस देश का दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, ये जब खुद इतने प्रताड़ित है, इनके इतने मामले, कई सारे मामले, उसके बारे में दोनों बड़ी पार्टियों की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी हालत में क्या हमें अपने खुद के घर को मजबूत नहीं करना चाहिए? क्या जवाब है? क्या जवाब है? जवाब यही है कि इनके घर की बाहर बैठ के हम चौकीदारी करने के बजाय हम अपना घर बनाए। और यही तो चिल्ला चिल्ला कर बाबा साहब ने कहा ना, जिस बाबा साहब की दुहाई देकर जीने मरने के लिए तैयार होने वाले लोग और समाज यहां बाबा साहब को क्यों भूलते हैं? यहां बाबा साहब के साथ गद्दारी क्यों करते हैं? यहां बाबा साहब के साथ वफादारी क्यों नहीं दिखाते?
कौन सी मजबूरी है? मजबूरी क्या है? मजबूरी डर? कौन सी मजबूरी? क्या खोने का डर है? चलो मुस्लिम मोहल्ले में तो अलग बात है, उनके मोहल्ले में या दुकाने में 1 साल आग तो लग जाती है। दलितों के कहां आग लगेगी? कम्युनल राइट। अब शरद पवार का बयान है ना, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देने का प्रस्ताव मैंने आगे पुश करके मैंने बड़ी भारी गलती की। यह बयान है शरद पवार का पिछले 15 दिन का। ढोलो राष्ट्रवादी कांग्रेस की नैया अपने कंधों पे। कौन से तरीके हैं? मतलब इतनी पॉलिटिकल स्लेवरी अपने कंधों पे ढोना और दूसरी तरफ बाबा साहब का नाम लेकर मरने जीने की दुहाई देना, कितनी बड़ी भारी गफलत है। कितना बड़ा डिस्टेंस है। और इसीलिए हमने जो पिछली बार जो अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में फंक्शन रखा, जिसमें दलित और मुस्लिम संगठन भी शामिल हुई, कल उसको ही लेकर भद्रावती में बड़ी सभा है कि 2024 में हमने क्या खोया और क्या पाया, हिसाब करो। हमने कितना खोया और कितना पाया, हिसाब करो। और ये जब हिसाब करोगे तो 2024 में अक्ल काम करेगी, और अगर हिसाब नहीं किया तो यहां भी अक्ल नहीं काम करेगी। वही दोहराया जाएगा जो 2024 लोकसभा में हुआ। अब ये इक्के दुक्के की बात नहीं है। मैं बताओ और आप लोग यहां सुने, ये 100, 150, 500, 1000 लोगों के बीच की बात नहीं है। इस विचार को लेकर मूवमेंट बननी चाहिए, इस विचार को लेकर रणनीति बननी चाहिए। अब कई लोग मुझे को भी सुझाव देते, माने सर काहे के लिए आप झंझट में पड़ते, आप भी कहीं एमपी एमएलए बन के चले जाओ ना, आपका जैसा आदमी पार्लियामेंट में जाना चाहिए, आप चले जाओ। अब उनको क्या मालूम वहाँ अकेला जाने के बाद दूसरे पार्टी का क्या हालत होती है, उनको बेचारे को क्या मालूम। आप ही कहोगे अच्छा हुआ पहले माने सर बाहर थे तो कम से कम बोलते तो थे, अब अंदर गए बोलना बंद, तो ये अच्छा था कि बाहर थे। वो लोगों को लगता है कि उनके कंधे पे चढ़कर हम अंदर जाएंगे तो बात करेंगे। महाराष्ट्र में गवई बंधु की आंखें निकाली थी, मुझे लगता है 64 या 66 की बात है, नांदेड़ में। हाँ, 3 गवई बंधु की आंखें निकाली थी। हमारा महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी था गवई, जिनकी आंखें निकाली थे वो भी गवई, और हमारे रासू गवई थे वो भी डेप्यूटी स्पीकर। तो 2 गवई बड़े पद पे थे, और जिनकी आंखें निकाली वो भी गवई थे। रासू गवई चुप बैठे, डेप्यूटी स्पीकर के स्पीकर बने, और जो चीफ सेक्रेटरी था गवई पीजी, वो केंद्र में जाके सेक्रेटरी बना। इसी का ही उदाहरण कांशीराम जी ने अपने चमचा इस्लाम की किताब में दिया ना, पढ़ा है क्या आपने? यही उदाहरण दिया कि सत्ता में सत्ता लालची जो लोग होते हैं, वैयक्तिक स्वार्थ से पीड़ित जो लोग होते हैं, उनको बड़ा लगता है कि मैं एमपी बना, एमएलए बना, और अपने भी लोगों को लगता है कि हमारा कोई तो जज है ना सुप्रीम कोर्ट में। लोगों को भी लगता है हमारा भी कोई एमपी है ना, हमारा भी कोई एमएलए है ना। वहां वो जाकर चुप रहने की कीमत देते हैं, या जो काम नहीं करना चाहिए वो उनके माध्यम से करवाया जाता है, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे मामला पार्लियामेंट का हो, करवाया जाता है। इस नीति को समझना पड़ेगा। ये एक दिन का कोई आंदोलन नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं कोई एक दिन की नहीं, या मेरे अकेले की नहीं है।
ये जब तक एक मूवमेंट नहीं बनेगी, नीति नहीं बनेगी, रणनीति नहीं बनेगी, तब तक ये वास्तव रूप में नहीं आएगी। और वास्तव रूप में नहीं आती है तो फिर बाबा साहब का फोटो कंधे पे लेकर घूमना कौन सा बड़ा पड़े रे। दीक्षा भूमि में जाकर उधर वो बारदान जलाना कौन सी बड़ी बात है रे, है? असली शत्रु को छोड़कर गए गुजरों के पीछे लगना ये अक्लमंद आदमी की निशानी नहीं है। असली एनिमी को छोड़कर गए गुजरे लल्लू पल्लू आयरे खैरे के पीछे लगना ये ना अक्लमंद व्यक्ति की निशानी है, ना अक्लमंद समाज की निशानी है। और जो समाज या गलती करता है ना वो कीमत देता है। हम कीमत दे रहे हैं। मराठे देखो महाराष्ट्र में 26 एमपी है। कितने? अकेले मराठा समाज के कितने एमपी? 26। कितनी आबादी है उनकी महाराष्ट्र में? 48 एमपी में 26। और पीछे जी आए थे मेरे पास अभी मीटिंग के पहले, तो उन्होंने कहा कि 26 मराठों के और विदर्भ के 6 कुणबी के, बाकी गए 6 अकेले कुणबी के। बाकी विदर्भ में क्या एक ही कुणबी जाते क्या? ओबीसी में एक ही कुणबी है। सिर्फ कुणबी के 6, मराठा के 26, मतलब कितने हो गए टोटल? 32। 48 में, हाँ 38 में 32, 2 जाति के, 2 जाति के। बताओ 38 में 32 उनके। मराठा देखो, वो अभी मैं परसों बीड़ में था, बीड़ में, और बीड़ में कौन था कैंडिडेट? राष्ट्रवादी का। नाम क्या? सोनावणे। सोनावणे मतलब दलित नहीं है, मराठा है। नहीं तो कुछ लोग समझ जाएंगे सोनावणे है अपना ही बंदा है, वो मराठा है। अब वो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट, दिया सबने वोट ठोक में। ओबीसी वाली गिर गई, मुंडे की बेटी वो गिर गई, ये मराठा जीत गया। वोट देने वाले कौन? दलित। वोट देने वाले कौन? मुसलमान। वहां आदिवासी कम है और कुछ आधे ओबीसी। इनके बलबूते पर जीत गया और मराठा। और वो एमपी जब पार्लियामेंट में शपथ ले रहा था तो उसने कैसी शपथ ली मालूम है? आदरणीय जरांगे पाटलांना अभिवादन करून मी शपथ घेतो की. लेवल बघितली. बौद्ध कम्युनिटी ना जाति का ना धर्म का राजनीति कर सकते, लेकिन बाकी लोग जरूर करते हैं. आपल्या विदर्भात नाही का कुणबी आहे तर कोणता कुणबी आहे ना, ते जातीचं राजकारण करू शकतात. तेली आहे का, माळी आहे का, मग भंडाऱ्यामध्ये तेली कुणी दिला तर मग आमचा कुणबी. बौद्धांना असं काहीच करता येत नाही. त्यामुळे तुम्ही जे म्हणता ना आपले फक्त नेते नालायक आहेत, ते कारण नाही भाऊ, ते एक कारण आहे. वो एक कारण है, लेकिन अब आप लोगों का कोई समाज बेस नहीं है. जब समाज बेस नहीं है तो वोट कहां से आएंगे? वोट कहां से आएंगे? अब उत्तर नागपुर में आप बीजेपी के उम्मीदवार को 90,000 वोट पड़ता है. कहां से आता है? 90,000 कहां से आता है? उसमें कोई गलत सलत इधर के नहीं है क्या? बुद्ध मंदिर के लिए किसने मूर्ति लाई है, ऐसे लोग नहीं है क्या? गिरा हुआ बुद्ध मंदिर का रिपेयर किया गडकरी ने, फडणवीस ने, ऐसे लोग नहीं है क्या? दुलिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का जीता सिर्फ मुसलमानों के कारण. सिर्फ दुलिया में मालेगांव असेंबली है,
धुलिया लोकसभा, वो धुलिया लोकसभा में जो 6 विधानसभा है, तो 5 विधानसभा में बीजेपी का लीड है, 5 बीजेपी का लीड। तो कांग्रेस हारना चाहिए, कांग्रेस का जीता है। कहां से? एक ही विधानसभा से लीड है। कौन सी विधानसभा? मालेगांव। मालेगांव मतलब सारे मुसलमान। तो मालेगांव असेंबली में 1,04,000 वोट पड़े कांग्रेस वालों को, और बीजेपी को कितने पड़े? सिर्फ 4,500। कितने? 4,500। तो वो जो डिफरेंस है, उसके कारण धुलिया का कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। तो मुस्लिमों में कम से कम वो ताकत है। मालेगांव है, धुलिया है, बॉम्बे में शिवाजी नगर, गोवंडी है, भिवंडी है, ऐसे 5-10 कम से कम असेंबली तो है। वहां मुसलमान इकट्ठा वोट करता है, वो जीतते हैं। बौद्धों का ऐसा भी कोई इलाका नहीं है, कोई नहीं है इलाका। अभी इसीलिए तो कहोगे, तो इसीलिए तो हम दूसरे के पीछे जाते हैं। अरे दूसरे के पीछे जाओ तो अपना घर तोड़कर क्यों जा रहे हो? घर को बचा के रख के जाओ ना, ताकि वहां कुछ नहीं मिला तो वापस घर में आओगे। यही तो बाबा साहब ने झोपड़ी की बात कही थी, इतना तो दिमाग रखिए। इसलिए अपने राजनीतिक घर को तोड़ना, जलाना और दूसरे के घर में साथ जाना, ये कोई पॉलिटिकल शहानपन की बात नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है। और ये जब बातें होती है, अलायंस करना एक अलग बात है। अलायंस तो टैक्टिकल अलायंस होता है, वो तो बाबा साहब ने भी किया। हम कहां कहते कि अलायंस मत करिए, कांशीराम जी ने भी अलायंस किया ना, लेकिन वो अलायंस में एक अथॉरिटी और मोरालिटी थी। अब तुम्हारे एक संगठन के पास 100 लोग नहीं है और तुम अलायंस करने के लिए जाओगे, तो तुम्हें कौन अलायंस में लेगा? कहेंगे समर्थन दे दो, हमारा ये झंडा ले लो, अपने कंधे पे लेके दौड़ो। क्या ये राजनीति है? मैं किसी का झंडा अपने कंधे पे लेकर जिंदगी भर ढोता रहूं, ये कौन सी राजनीति है? इसीलिए मैंने कहा कि कल बीजेपी ने और एक गेम खेला, मोदी ने गेम खेला। मोदी ने अपनी दलित में हिंदू दलित की कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूत की, अपने ही 100 एमपी को भिड़ाया, और इसने ये आश्वासन दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, क्रिमिनल नहीं लाऊंगा। तो क्रेडिट कौन लेगा? कौन लेगा क्रेडिट? कम से कम वो कम्युनिटी वो महसूस करेगी कि हमारे आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमें आश्वस्त किया है, वो मानेंगे। तुम क्या करोगे? और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया ब्लॉक के लोग चुप रहे हैं। कम से कम राजनीति करने के लिए तो मिलने को जाते, राष्ट्रपति को मिलने के जाते, पंतप्रधान को, कम से कम राजनीति के लिए तो यह काम करते। लेकिन एक ने भी मुंह नहीं खोला। ये हमारे लिए बड़ा सबक है। और इसीलिए इसके आगे एक बात ध्यान में रखना, आखिरी बात कह के मैं रुकने वाला हूं। बात यह है कि आपने बाबा साहब को बहुत पढ़ा है सारे लोगों ने। (1916) में साउथ बोरो कमीशन आया था अछूतों के बारे में जानकारी लेने के लिए कि इनके लिए क्या करना चाहिए। और तब अछूतों के नेता बाबा साहब नहीं थे। 1916 की बात है। 1916 में बाबा साहब की उम्र 24 साल है। वो कोई नेता नहीं थे, कोई संगठन नहीं था। अछूतों के नेता थे विठल राम जी शिंदे। अछूतों के नेता थे न्यायमूर्ति चंदावरकर। और उन्होंने अछूतों के तरफ से मेमोरेंडम दिया। और मेमोरेंडम देने के बाद
वो कमीशन ने पूछा कि आपकी डिमांड तो साधारण है कि पानी पीने का व्यवस्था, चलने की रास्ते पे व्यवस्था, स्कूली एजुकेशन की व्यवस्था, यही आपको चाहिए ना, तो ये साधारण बातें हैं, हम कर लेंगे। अब ये कमीशन ने बाबा साहब को नहीं बुलाया था, क्योंकि बाबा साहब कोई थे ही नहीं, बाबा साहब थे ही नहीं। लेकिन बाबा साहब ने ऐसे वैसे तोड़ मरोड़ के वो मौका कमाया और वो कमीशन के सामने गए। अब वो कमीशन के लोगों को भी लगा कि ये नया लड़का है, 24 साल का है, ये भी क्या मांगेगा। वो जैसे वो सूझबूझ वाले नेता लोग थे अछूतों के, हमें पानी दे दो, खाना दे दो, शिक्षा दे दो, यही काम मांगेंगे, ये और क्या मांगेगा। तो उन्होंने बोला, यस मिस्टर अंबेडकर, बोलो अछूतों के लिए क्या चाहिए। अन बाबा साहेब म्हणाले, राइट टू वोट चाहिए, वोट का अधिकार चाहिए। आणि ते कमिशन लागलं बघायला। बाबा साहेबांनी मागितलं राइट टू वोट, वोट का अधिकार चाहिए। कितना 1916 की बात है, 1916 को अछूतों के लिए वोट का अधिकार, ये दिमाग में आना ही बड़ी मुश्किल चीज है। एक शाहू महाराज थे जिनके दिमाग में आया था, दूसरा बाबा साहब थे। अच्छा, वो कमीशन ने सुना, फिर बोले और क्या दूसरा है, तो बोले स्वतंत्र मतदार संघ दे दो। 1916 में, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात बहुत बाद वाली है, वो 1932 की है, 31-32 की है, बहुत बाद वाली है। वो कमीशन हैरान हो गया और उसने बाबा साहब को पूछा कि आपके लोग ना जानते हैं कि वोट का अधिकार क्या होता है, उसको कैसा इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों के लिए आप वोट का अधिकार मांग रहे हो। चुनाव, आपका कौन सा आदमी चुनाव लड़ता है, कौन चुनाव लड़ता है 1916 में, कौन चुनाव लड़ेगा आपकी तरफ से। तो काय के लिए चुनाव क्षेत्र, इसके बजाय इन्होंने जैसे मांगा वैसे कुछ आप क्यों नहीं मांगते। और तो बाबा साहब ने ये कहा था कि उन्होंने जो मांगा वो हमें सदियों से नहीं मिला है, फिर भी हम जिंदा है। खाने को नहीं मिला, जिंदा है, पानी नहीं मिला, जिंदा है, चलने के लिए रास्ता नहीं मिला, जिंदा है, भगवान के मंदिर में जाने को नहीं मिला, फिर भी जिंदा है। तो बोले ये नहीं है तो भी हम जिंदा है, हम मरे नहीं। जब इतना नहीं होने के बावजूद हमारा वंशनाश नहीं हुआ, तो मैं ये क्यों मांगू, मैं ये क्यों मांगू। मैं मांगूंगा वो जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियां अपने कंधों पे, अपने बल पे खड़े होकर सम्मान के साथ जिंदगी जिएगी, वो मैं मांग रहा हूं। अभी यहां मेरा सवाल आप लोगों से है, यहां आप बाबा साहब के साथ हो या विट्ठल रामजी शिंदे के साथ हो। यही नालायकी कुछ लोगों के ना बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव, किसी से पंगा लिए बगैर यह आंदोलन नहीं चलता। आप कहेंगे पंगा क्यों ले, पंगा लिए बगैर आप किसी बदलाव की बात नहीं कर सकते। अब रही बात, अब बीजेपी बहुत खतरनाक है, बीओसी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, क्या मुसलमानों को क्या सत्यानाश हुआ क्या सबका, बाबरी मस्जिद गिराई, ये गिराई, वो गिराई, क्या मुसलमानों को सबको मार दिए, क्या मार सकते, मार सकते क्या। ओबीसी का इतना सामाजिक सत्यानाश किया, क्या ओबीसी को मार देंगे, क्या आदिवासी को मार देंगे, क्या दलितों को मार देंगे। जो डर है ना, निकालो, निकालो। ये डर के कारण, जो अथक प्रयास के कारण बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, उसको मिट्टी में मिलाना, ये बाबा साहब के साथ गद्दारी है। और मुझे लगता है भविष्य में
इस तरह की वकालत करने वाले लोग, मैं नाम लेके खुलकर बोलता हूं, अब वर्गीकरण का मामला आया, क्रिमिनल का मामला आया, निखिल वागले कहाँ है? क्या बोलेगा वो? विशंबर चौधरी बोलेगा? क्या असीम सरोदे बोलेगा? आपको सीधा हमला करना पड़ता है। ये हमला नहीं होगा तो ऐसे लोग अपने भोले भाले समाज के लोगों को गुमराह करने में लगेंगे। एक तरफ बाबा साहब की दुहाई देंगे, संविधान की कॉपी दिखाएंगे। अब संविधान की कॉपी दिखाकर कितने एमपी ने शपथ ली? अब सारे सब वो चुप क्यों है? क्या वो किताब की कवर में संविधान है? क्या संविधान उसके विचारों में है? विचारों में मिट्टी में गाड़ना और कवर वाली किताब को हाथ में नचाकर दिखाकर हम उसकी कसम लेते हैं। इसको हमारे लोग भूल जाते हैं। इसलिए भविष्य में एक समय था दलित पैंथर का, कभी कभी गलत लगता था, बहुत से लोगों को आज भी गलत लगता है, लेकिन दलित पैंथर के लोगों ने निकम्मे रिपब्लिकन नेता को नकारा था। याद है ना आपको? नकारा था। मैं उसी हॉस्टल की पैदाइश हूं जिस हॉस्टल में पैंथर डेवलप हुई। बिकने वाले नेताओं को नकारना होगा, बड़े उनको सफलता नहीं मिलेगी, फिर भी ईमानदार नेताओं को बढ़ाना होगा और गद्दार नेताओं को मिट्टी में मिलाना होगा। ये जब तक काम नहीं होता सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये कोई अकेले डॉक्टर माने का काम नहीं है, और ये फिर एक किसी एससी का कम्युनिटी का मामला नहीं है, ये सबको लागू है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे भटके विमुक्त आदिवासी हो, कोई भी हो, वो सभी के लिए लागू है। देखो, मुसलमान एक समय राजनीति में इतना ऊंचा था कि कांग्रेस को डरना पड़ता था। दलित राजनीति बाबा साहब के बाद भी भले प्लस माइनस हो सकता है किसी नेता में, फिर भी उसका एक वजूद था, उसमें एक दम था। किसी पढ़े लिखे आईएएस अफसर बाबू को लगता था कि मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई हुई तो मेरा नेता है। आज क्या है? अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कोई एससी ऑफिसर बैठा है और वो चाहता भी है कि सारा बजट में इस्तेमाल करूं, तो भी वो डरता है कि अगर मैं करूंगा और कुछ इंक्वायरी लगी तो मुझे बचाएगा कौन? कितना नुकसान है। बाबा साहब बेवजह पॉलिटिक्स की वकालत कर रहे थे क्या? पॉलिटिक्स की वकालत बाबा साहब जो बार बार कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि हुक्मरान लोगों का ही सब कुछ चलता है, जो हुक्मरान नहीं है उनके ऊपर चलाया जाता है। चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे मामला सरकारों का हो। और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अच्छी बात है, रिएक्शन होने लगी है। रिएक्शन ये तुम मरे नहीं हो इसका सबूत है। मतलब वैसे मरे हो लेकिन पूरे नहीं मरे हो, थोड़ी बहुत आवाज है। हाँ, वो क्या बोलते हैं ना, वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाते ना, हाँ, वो वेंटिलेटर है कम से कम। तो ये आपकी हालत है। आवाज आना भी जिंदेपन की निशानी है। नहीं तो मैंने ओबीसी का कहा, ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, सारे चुपचाप। 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर चुपचाप, और देश भर पूरा ओबीसी चुपचाप। बेचारे छोटे मोटे संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनकी ताकत ही इतनी कम है कि वो देश भर आवाज नहीं फैला सकते। लेकिन ये जजमेंट की रिएक्शन आएगी, बड़े पैमाने पे आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि बाबा साहब को मानने वाला समाज अब फ्रस्ट्रेट होने लगा है। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस में बता रहा हूं। वो फ्रस्ट्रेट होने वाला, फ्रस्ट्रेट लगता है। वो फ्रस्ट्रेट इसलिए है
कि अपनी राजनीति नहीं खड़ी हो रही है, अपने नेता बिक रहे हैं, अपने वोट दूसरे लूट रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या? तो ये फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन ऐसे मौके पे बाहर निकलता है। 2018 में भी एट्रोसिटी कानून को लेकर देश लेवल का फ्रस्ट्रेशन आया था। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन राजस्थान के लोगों के लिए आया था। राजस्थान में जब कोई अम्बेडकराइट एमपी तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो ये मत सोचिए कि हमारा कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, बांग्लादेश में जिन्होंने आंदोलन चलाया, अब उनको कोई एमपी एमएलए है क्या? एमपी एमएलए को तो भागना पड़ा ना। तो लोगों में बड़ी ताकत होती है, इस बात का एहसास रखिए। लोगों में इतनी ताकत होती है कि कितना भी तानाशाह सत्ता में बैठने दे, उसको लोग लगाम लगा सकते हैं, अपने इशारे पर नचा सकते हैं, अपने आदेश के मुताबिक उसको मोड़ सकते हैं। लेकिन लोगों को अपने ताकत का एहसास होना चाहिए। यह ताकत का एहसास नहीं होना, इसका बेहतरीन उदाहरण अगर दुनिया में आज कोई है तो अंबेडकर के लोग हैं। अंबेडकर के लोगों को हुक्मरान समझने लगे कि इनको आसानी से बहलाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है। कोई चंद रिसीटें लेकर वो पैसा रोजी रोटी के लिए इकट्ठा करने वाले लोग जब कांग्रेस की दलाली करते हैं तो लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी बेसहारा लगते हैं, हताश होते हैं। और इसलिए अगर हम सचमुच, मैं बार बार कहता हूँ, आपको मैंने कई बार कहा है ना, मैं इसमें ना एमपी एमएलए बनने के लिए आया हूँ, और ये मेरा रवैया जब तक रहेगा तो मैं जिंदगी भर कभी एमपी एमएलए नहीं बनूंगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन अंबेडकर की सच्ची आवाज बताकर ही रहूंगा, चाहे एमपी बने या एमएलए बने, उसकी कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। और जब तक ये कमिटमेंट हम लोगों में पैदा नहीं करेंगे, तो आप कितने साल जीते हो और कितने साल मरते हो कोई मतलब नहीं है। आपकी आयु कितनी है, आपकी जिंदगी कितनी है। वो है ना एक हिंदी फिल्म का डायलॉग, बाबू जिंदगी लंबी नहीं ऊंची होनी चाहिए। तो लंबी होने का क्या मतलब है, यही बाबा साहब के बच्चों को समझना पड़ेगा। नागपुर विदर्भ के लोग समझदार है, ऐसे महाराष्ट्र के लोग मानते हैं। अब है या नहीं एक अलग बात है, वो आप सोचे उसके बारे में, वो आप लोग ही सोचे। नागपुर में प्रबुद्ध लोग रहते हैं ऐसे समझते हैं, लेकिन नागपुर में ही अंबेडकराइट पार्टी को कितना वोट मिलता है। ठीक है, जो बिकता है टिकट से लेकर उम्मीदवार तक बिकता है, उसको वोट मत दे दो। लेकिन जो सचमुच आपका आता है उसको भी आप वोट नहीं देंगे तो आपकी राजनीति खड़ी कैसी होगी। और जब आपकी राजनीति खड़ी नहीं होगी तो आपकी बातें आगे कौन बढ़ाएगा। आप मुझे बताओ, अगर 10 एमपी होते हमारे इस पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट का काम रुकवा दिया होता इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण, तो क्या परिणाम होता देश पर, होता कि नहीं। अब 10 नहीं है, क्योंकि हम अपनी राजनीति मजबूत करना ही नहीं चाहते। मेश्राम उभा राहिला, तू काय निवडून येतो का, तिकडे तिरळे कुणबी आहे, तिकडे आमचं लपड आहे, कौन देगा वोट। हम लोग अपने आदमी को नेता ना मानते हैं ना बनाते हैं। हमें दूसरे गधे का बोझ अपने कंधे पे ढोने की आदत है, जो मेरे पूर्व बापदादा करते थे। मैं आधुनिक फॉर्म में उसको कर रहा हूं, मॉडर्न फॉर्म में कर रहा हूं। और नाम के वास्ते दिखाने के लिए फुले शाहू अंबेडकर, बाबा साहब, कांशीराम, बस नाम लेते पूजा करते रहो। फोटो को रोज आरती लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, मेणबत्ती लगाइए, और उनके आंदोलन विचारों की रोज हत्या करते रहिए, और संविधान बचाने के नाम पर वोट देते रहिए। जब तक ये आमूलाग्र बदल नहीं होगा तब तक नई सुबह नहीं होगी।
नहीं होगी। और अगर नई सुबह चाहते हो तो नई पहल करना सीखो। अगर जब तक नई पहल नहीं होगी कभी नई सुबह नहीं आएगी। सिर्फ नाम लेकर जिंदगियां गुजर जाएगी। हर संडे में बुद्ध विहार की ओर चलो, ऐसे भी कुछ लोग हैं। हमारे कई बामसे बोले तो अब बहुजन समाज की हुक्मरान बनाने को छोड़कर बुद्ध विहार में घुस गए। कहां से कहां तक पहुंच गए। कारण कुछ भी हो, जिम्मेदार कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन बड़ा लक्ष्य छोड़कर छोटे लक्ष्य के पीछे भागना यह भी समझदार आदमी की निशानी नहीं है, ये कमजोर आदमी की निशानी है। अगर बाबा साहब यही सोचते कि यार मैं अपने लोगों को कभी हुक्मरान नहीं बनाऊंगा, इसके बजाय यही कहता जगजीवन राम जैसे मंत्री बनिए, तो बाबा साहब ने तो ये काम नहीं किया ना। और जब अपने आप को बाबा साहब के सपूत मानते हो, औलादे मानते हो, तो उसी तरह की दिशा, विचार, कार्य प्रणाली लाने के तैयारी में रहे। और अभी आने वाले कम से कम विधानसभा के चुनाव में जो भी आएगा ना, इसको वोट दे दो, उसको दे दो। अब ठीक है ना, एक चलो मैं ये भी समझता हूँ अलायंस पॉलिटिक्स इज अ कंपल्सिव, ठीक है, मैं मेरे एक अलायंस पार्टनर को वोट दे दिए, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे दे रहा है या मैं ही देता रहूं और वो देगा मुझे? बिल्कुल नहीं। तो इसको अलायंस नहीं बोलते, ये तो लूटमार है। इसको अलायंस नहीं बोलते, लूटमार है। और अभी भी देखो, मैंने शरद पवार का जिक्र किया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर जो उनका जो 15 दिन पहले का बयान है कि मैंने गलती की उस वक्त, तो आपके मेंटली मेकअप में क्या है पता चलता है। मैं उनके साथ 2 बार मीटिंग कर चुका हूं, इसलिए अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। 1-to-1 मीटिंगें कर चुका हूं। इनके पास ना अपने लिए कोई एजेंडा है, कुछ नहीं है। इवन अच्छे अफसरों को ये पोस्टिंग नहीं दे सकते। मैं आपको इतनी लो लेवल पे आके कह रहा हूं। तो हम उनकी जो भी कब्रें है, जो भी है, हम कंधे पे क्यों ढोले? अपनी नैया हम खुद ढोए। ठीक है, इस चुनाव में नहीं पहुंचेगी, अगले चुनाव में, अगले चुनाव में नहीं पहुंचेगी, अगले चुनाव में। अरे यार, यही सोचकर कांशीराम एक चुनाव में रुका होता तो वो कांशीराम नहीं बनता। हाँ, और उस कांशीराम के नाम लेकर आप यहां कुछ नहीं कर सकते। वो भी आदमी चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ा। उसने कभी नहीं कहा कि चलो दूसरे की राजनीति मजबूत करें। मुझे लगता है मैंने सटीक बातें जिनको लगनी चाहिए, जिनको अच्छी लगनी चाहिए उनको भी सटीक, और जिनको बुरी लगनी चाहिए उनको भी सटीक ढंग से मैंने मैसेज दिया है। ये रिकॉर्ड भी हो चुकी है। इसके कारण मेरे ऊपर कोई केस भी दायर करता है तो बहुत अच्छा होगा, मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा, ताकि देश को पता चलेगा डॉक्टर माने है कौन। अच्छी बात होगी। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी दुखी होता है तो वो भी आज़ाद है, वो भी एफआईआर कर सकता है। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी एफआईआर कर सकता हूँ, ये आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कानून वाला हूँ, क्योंकि हमें मालूम है उनकी भी मर्यादा क्या है। अरे बहुत सेंसिटिव पोस्ट है, आसान नहीं है। जजेस बनना बहुत सेंसिटिव पोस्ट है, डेलिकेट जॉब है। लेकिन वो डेलिकेट जॉब संभाल कर बिना सामाजिक परिस्थितियों का भान रख के आप जजमेंट नहीं दे सकते। बेला त्रिवेदी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होने के बाद वो जजमेंट का पीछे का अर्थ समझती है, और बाकी 6 जितना बेला त्रिवेदी समझती है उतना नहीं समझ सकते। तो वो उनकी डेफिशिएंसी है, उनकी डेफिशिएंसी है। इसलिए चंद्रचूड़ वस्ताद है, उसने क्रिमिनल के बारे में एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मनोज मिश्रा एक लफ्ज़ नहीं निकाला, बाकी 4 निकले, और लीड करने वाला गवई निकला। मुझे लगता है ये बहुत ही एक शोकांतिका के रूप में हमने इसको टेक ऑन करना है। 21 तारीख को बंद का ऐलान है। आप सारे लोग अपने अपने लेवल पे तैयारी करें। कुछ लोग संविधान चौक, कुछ लोग और कोई इलाका,
बीआरएसपी वाले तो सारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली, बीआरएसपी तो सभी जगह करेगी। लेकिन देखिए ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, जो आए उसका स्वागत, जो नहीं आए उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो यहाँ बीआरएसपी के नहीं है, उन्होंने भी एक सामाजिक ताकत दिखाने के लिए रास्ते पे उतरना चाहिए और अपना आक्रोश प्रकट करना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।